हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 जून 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं G7 कंट्रीज़ के बारे में। G7 कंट्रीज़ के बारे में स्टार्टिंग से हम बेसिक फैक्ट से देखेंगे और कैसे कैसे समय के साथ में उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ 7 मीन्स G7 कंट्रीज एक इनफॉर्मल ब्लॉक है ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज का, मतलब ऐसे कंट्रीज जो IMF के अकॉर्डिंग बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, उन्होंने मिलकर के एक इनफॉर्मल ब्लॉक बनाया था और उसमें शामिल है फ्रांस, US, इटली, जापान, जर्मनी, UK एंड कनाडा। ये सारे जो कंट्रीज हैं वो एनुअली मीट करते हैं और बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसी, इन सब के ऊपर ये सारे कंट्रीज मिलकर के डिस्कशन करते हैं। अगर इसके मेंबरशिप की बात की जाए तो 1975 में, मतलब हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ। 1975 के समय में शुरुआत में 6 कंट्रीज़ ने मिलकर के, जिसमें कनाडा शामिल नहीं था और बाकी ये सारे 6 कंट्रीज शामिल थे, इन्होंने जो एक कोशिश की कि जो भी इकोनॉमिक कंसर्न है उनको एड्रेस करने के लिए ये कंट्रीज़ मिलकर के कुछ काम करें। 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया और ये जो ग्रुप है वो G7 के नाम से जाने लगा। इसकी जो पहली मीटिंग है वो 1976 में US के द्वारा होस्ट की गई प्यूर्टो रिको में। बाद में समय के साथ में इसमें रशिया को और शामिल कर लिया गया। 1997 के समय में रशिया भी इसमें शामिल हो गया और रशिया शामिल होने के बाद में ये G7 कंट्रीज ही G8 के नाम से जाने लगी। अब रशिया को 2014 में इससे एक्सपेल कर दिया गया। इसका मेन कारण ये था कि यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको एनेक्स कर लिया था रशिया ने। उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और रशिया को इस जो G8 ग्रुप था उससे एक्सपेल कर दिया गया और दोबारा से जो G8 ग्रुप है वो G7 कंट्रीज़ के नाम से जाना लगा। अगर इसके समिट की बात करें तो इसमें ये जब भी इसकी समिट होती है तो ये सारे कंट्रीज़ तो इसमें पार्टिसिपेशन करते ही हैं, इसके अलावा बाहर से भी जैसे स्पेशल इन्वाइटीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील। वो भी बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि इनकी मीटिंग हुई हो G7 कंट्रीज़ की और इन्होंने पार्टिसिपेट किया हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, इनको भी इनवाइट किया जाता है जब भी G7 कंट्रीज़ की मीटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हर बार इनवाइट किया गया, लेकिन जैसे कोई कंसर्न है, कोई इशू है, वो लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और अगर इसमें शामिल हो तो बेहतर तरीके से हम वर्क कर पाएंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बुला लिया जाता है। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, कोई ग्लोबल लेवल पर कोई इश्यूज है और लगता है कि इस कंट्री को शामिल किया जाए तो उसको और इन्वाइट किया जा सकता है। G7 कंट्रीज़, G8 कंट्रीज़ और G20 कंट्रीज़ में अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, G8 अगर रशिया मिल जाता है तो G8 हो जाता है और ये जो 8 कंट्रीज़ हैं वो G20 के भी मेंबर हैं। इसके अलावा और कंट्रीज़ मिलकर के G20 ग्रुप बनाते हैं। अब G20 क्यों बना? 1999 के समय में, मतलब 1999 के समय में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और उसमें ये जो कंट्रीज़ हैं 20 कंट्रीज़, इनके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलने लग जाते हैं, मतलब ये मीटिंग करते हैं ताकि इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकला जा सके। 2008 के समय में दोबारा से फाइनेंशियल क्राइसिस होता है और उसमें शुरुआत में तो सिर्फ बैंक के गवर्नर्स, इन कंट्रीज़ के बैंक के गवर्नर्स मिलते हैं, लेकिन 2008 के बाद में इन कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट है वो भी मिलने लग जाते हैं और इस तरीके से G20 की शुरुआत हो जाती है। G7 की अगर हम बात करें, G7 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इनफॉर्मल ब्लॉक है, मतलब कोई भी ऐसा डिसीजन ये लेता है तो वो मैंडेटरी नहीं होता है।
इस समिट में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी डिक्लेरेशन किए जाते हैं, वो किसी भी मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर हम देखें तो G7 कंट्रीज़ ने समय के साथ में कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव किए हैं ताकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, जैसे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को G7 ग्रुप ने ही पेरिस में 1989 में स्टार्ट किया था, एस्टेब्लिश किया था। इसका मेन रीजन ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा लगाया जाता है गलत काम के लिए, उसको रोका जा सके। बाद में इसने अपना एरिया को एक्सपेंड कर लिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, और इसमें टेररिज्म जो फाइनेंस होता है वो उसको भी शामिल कर दिया गया। FATF वही है जिसने अभी पाकिस्तान को जो उसकी लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट दो मेंटेन करता है FATF। अगर कोई कंट्री रेगुलर टेररिज्म को फंडिंग कर रहा है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, कुछ कार्य उसको दिए जाते हैं, अगर उस पर वर्क करता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और अगर वो रेगुलर अपने एक्टिविटीज़ को रेगुलर कंटिन्यू रखता है तो उसको ग्रे लिस्ट से निकाल करके ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये लिस्ट में जब डाला जाता है तो उसके ऊपर कुछ बैन लगा दिए जाते हैं उस कंट्रीज़ के ऊपर। उस कंट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड से जो पैसा मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उस कंट्री में, वो बंद हो जाता है। बहुत सारे कंट्रीज उसके साथ में रिलेशन बनाना बंद कर दिए जाते हैं, मतलब उसके इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से एक कंट्री को प्रेशराइज किया जाता है बहुत सारे तरीक़ों से, ताकि वो टेररिज्म को फंडिंग ना करे और अपने इन एक्टिविटीज़ से बाहर निकले। तो ये G7 कंट्रीज़ के बारे में, G20 कंट्रीज़, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन सब के बारे में हमने बेसिक फैक्ट देखे। प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, हमारे इंडिया की कुछ महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ में अफ़गानिस्तान जाती हैं और वहां जाकर के वो ISIS को ज्वाइन कर लेती हैं। ISIS को ज्वाइन करने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके जो हस्बैंड है वो किसी एक्सप्लोजन में उनकी डेथ हो गई और अब वो वहाँ की जेल में बंद हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जो भी लोग बंद हैं, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही लोग वहाँ पर बंद हैं, इसके लिए टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होने के कारण में 16 चाइनीज, 299 पाकिस्तानी, 2 बांग्लादेशी और 2 लोग मालदीव से, ऐसे और भी लोग शामिल हैं जो वहाँ की जेलों में बंद हैं। तो जो काबुल है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ के नेशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी हैं, वो इन कंट्रीज़ से कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान प्रिजन में जो भी लोग बंद हैं उनको उन कंट्रीज़ से बात कर करके उनको या तो उस कंट्री को वापस डिपोर्ट किया जाए या फिर उनके ऊपर काम किया जाए। तो इंडिया से भी बातचीत स्टार्ट हुई है, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसे कोई हिंट नहीं दिए गए हैं कि इंडिया इन लोगों को, ये जो 4 केरला विमेन हैं, इनको अलाउ करेगा जिन्होंने IS को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, स्लोइंग ऑफ प्रोजेक्ट्स वरीज रेलवेज। देखो, हमारे जो PM हैं उन्होंने ओवरव्यू किया, मॉनिटर किया, बहुत सारे हमारे इंडिया में रेलवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसके थ्रू, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, प्रगति जो पोर्टल है उसके थ्रू। अब इसमें हमारे जो रेलवेज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ढंग से वर्क नहीं हो पा रहा है, वो रेगुलर अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर के जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, रेलवे मिनिस्ट्री, उसको काफ़ी मतलब एक तरीके से लैक ऑफ प्रोग्रेस जो है रेलवे प्रोजेक्ट्स में अक्रॉस द कंट्री, उसकी वजह से उनको काफ़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई और उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में चल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, मदुरई थुटुकुडी वाया अरुपुटुकोट्टई, अंगामाली सबरीमाला लाइन, ये सारे प्रोजेक्ट हैं और हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट हैं, इनके ऊपर वर्क चल रहा है, लेकिन इनमें रेगुलर कंटिन्यूटी नहीं रह पा रही है, उसी को लेकर के व्यू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, उनको आप खाना कैसे पहुंचाओगे। सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करता है इस बात को, बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में
आप उन वर्कर्स को, उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है, उनको जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको इस तरीके की सुविधाएं देने की आवश्यकता थी। अब जिनके पास राशन कार्ड है उनको आप दे रहे हो, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या? क्योंकि ये जो सुविधा आप दे रहे हो ये तो उन्हीं को दे रहे हो जिनके पास राशन कार्ड अवेलेबल है। और जब पिछले साल कोविड की प्रॉब्लम हुई थी तब इंडिया ने 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे सर्च किए थे, रिकॉर्ड ऐसे सर्च किए थे जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है। स्टेट ने ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसमें 2.8 करोड़ लोगों को तो पहचान कर लिया है। अब आगे इसमें बोला जाता है कि देखो, सेंटर सिर्फ ग्रेन्स प्रोवाइड करवाता है, उस ग्रेन्स को, उस मटेरियल को इन लोगों को पहुंचाने का काम स्टेट का है। स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो स्टेट का है। तो स्टेट को पहचान करनी चाहिए कि ये लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन इनको ज़रूरत है क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इन लोगों की भी खराब हुई है। तो इस तरीके से पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा बोला गया है कि एक नेशनल डाटाबेस आप बनाओ जहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर्ड करो, उनकी आइडेंटिटी को वहाँ पर सेव करो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उस डाटा को उठाया जाए और उसके ऊपर वर्क किया जाए। एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जिसमें कोई भी गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उसमें कुछ भी डिले ना हो, फटाफट हम उसको लॉन्च कर सकें। जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि इस तरीके का डाटाबेस पोर्टल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। जुडिशरी के द्वारा ये भी स्टेटमेंट आया कि ये जो पोर्टल है वो सेल्फ सस्टेनिंग होगा, सेल्फ मैनेजिंग पोर्टल होगा, और इस तरीके का जो लंबा समय है वो किसी को इफ़ेक्ट ना करके जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा, जुडिशरी के द्वारा ही बंगाल के लिए बोला गया है कि देखो, 1 नेशन 1 राशन कार्ड बनाना चाहिए, जिससे जो भी इनिशिएटिव है, जो भी स्कीम है, जो भी बेनिफिट्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स को, उन सबको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफ मैप आउट ऑफ स्कूल किड्स। कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया, अब इस कोविड की वजह से जिन लोगों की एजुकेशन में डिसरप्शन क्रिएट हुआ है उसी के लिए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इस तरीके का एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएं, ताकि जो बच्चे स्कूल से बाहर निकल चुके हैं, जिनकी एजुकेशन से दूरी बन चुकी है, उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में कनेक्ट किया जा सके। इसके अलावा 16 से 18 साल के बच्चे जिनकी एजुकेशन लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और 4 out of school children in the 16 to 18 years of age group and belonging to socially and economically disadvantaged group, financial assistance has been made available for the first time for the year 2021 to 2022 to continue their education through open and distance learning board। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल सेंटर खोले जाएंगे, वहाँ पर ला करके उनको दोबारा से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा। जो बड़े बच्चे हैं उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ताकि वो अपनी एजुकेशन को रेगुलर कर सके। नेक्स्ट न्यूज, कोविड की जो वैक्सीनेशन चल रही है उसकी दोनों डोज के बारे में एक स्टडी हुई है, और उस स्टडी में ये सामने आया है कि जिन भी पर्सन्स ने दोनों डोज ली हैं वैक्सीनेशन की, उनमें रिस्क बहुत कम है। 2 डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन कट रिस्क, जो भी रिस्क है उसको कम कर देता है। मतलब इन्फेक्शन को लेकर के रिस्क हो, या फिर अगर परिस्थिति गंभीर होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, लेकिन जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली है उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कोई भी उनकी हेल्थ को लेकर के कोई भी हाई रिस्क क्रिएट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से न्यूज है। देखो, हर कंट्री, हर देश अपनी अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दी जा सके। पहले भी हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था कि अरुणाचल प्रदेश में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से कोशिश कर रहा है हमारे इंडिया में कि फ्री राइस दिया जा रहा है लोगों को और वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जा रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको कोई भी फ़ोन सर्विस नहीं दी जाएगी। जो सिविल सर्वेंट रिफ्यूज़ कर रहे हैं
उनको पेड मतलब जो पेमेंट है वो उनको जुलाई से नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि इन्फेक्शन जो लेवल है उसको कम किया जा सके। चाइना और श्रीलंका के रिलेशन हम पहले भी देख चुके हैं। कोलंबो पोर्ट सिटी को डेवलप कर रहा है चाइना श्रीलंका में, लेकिन एक फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है जिसको चाइना ने बिल्ड किया है श्रीलंका में $60 मिलियन रुपए खर्च करके, और ये जो हॉस्पिटल है वो किडनी स्पेशलिस्ट मतलब किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनको सोल्व करने का काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज G7 कंट्रीज़ को लेकर के है। कल हमने देखा था कि जो बाइडेन ने G7 कंट्रीज़ की मीटिंग चल रही है, G7 कंट्रीज़ को हमने स्टार्ट में देखा है। इस आर्टिकल के इस वीडियो के स्टार्ट में हमने G7 कंट्रीज़ के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा है। तो US ने डिसाइड किया था कि 500 मिलियन डोज देंगे हम पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करवाएंगे वैक्सीन, ताकि जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो लो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर इकोनॉमी ज़्यादा बूस्टअप नहीं है, उनको सहायता मिल सके। अब जो G7 कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक प्लेज ली है, एक प्रतिज्ञा की है कि हम 1 बिलियन वैक्सीन शॉट पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें ब्रिटिश जो PM है जॉनसन, उन्होंने 100 मिलियन डोजेस के लिए बोला है। देखो इस तरीके का बात हमने स्टार्ट में देखा कि IMF के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं वो G7 कंट्रीज़ में है। मतलब इनके पास इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज है, इतनी स्ट्रेटजी है कि ये पुअर कंट्रीज़ को, स्पेशली जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं उनको सहायता कर सके। अब इस तरीके का जब ये इनिशिएटिव लेकर के आए हैं तो इंडिया को भी इससे फ़ायदा होगा। तो कोविड को लेकर के हमने जुडिशरी के बारे में देखा कि जुडिशरी ने क्या क्या किया था, पहले भी हमने डिस्कस किया। अब वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कोविड को निपटने के लिए, तो आपको इस तरीके के इनिशिएटिव ध्यान होने चाहिए कि किस ग्रुप ने क्या क्या डिस्कस किया है। जैसे आप क्वेड का भी ध्यान रख सकते हो कि क्वेड की जब मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग, उसमें भी डिस्कस किया गया था कि बहुत सारी हम वैक्सीन बनाएंगे और एशियन, इंडो पैसिफिक जो एशियन है उस एरिया में उन वैक्सीन को प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, UN की जो UN राइट्स चीफ हैं उन्होंने ये बोला है कि म्यांमार में जो वायलेंस चल रहा है, हमारा नेबर कंट्री, 1 फरवरी से वहाँ पर आर्मी का रूल है। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो वहाँ पर बहुत सारे सिविलियंस को मारा जा रहा है, उनके जो राइट्स हैं उनको छीना जा रहा है। तो इस तरीके से जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए एक मेजर क्राइसिस क्रिएट होने वाला है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। हमने कई इम्पोर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।